हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसएससी ट्यूब। आज हमारा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो आज हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, तो लाइव नहीं आ पाए उसके लिए सॉरी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने कल की वीडियोस में बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, उसके लिए थैंक यू। और आज की वीडियो हमारी रिकॉर्डेड होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले बस आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। तो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। हम एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मिक्स क्वेश्चंस हम कर रहे हैं एसएससी वाले। तो हमने कल 10 क्वेश्चंस किए थे, तो आज 11th से शुरू करेंगे, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 924। ये हमें एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, इसका वॉल्यूम जो है वो है 924। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होगा 924 हमें गिवन है, ठीक है। और हमें इसमें पूछा क्या है? एरिया ऑफ द बेस। तो कोन का बेस इसमें हमारे पास क्या है? कोन का बेस जो है ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल, जो कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें इस फॉर्मूले में ही गिवन है, तो हमें ज्यादा ना तो आर की वैल्यू निकालनी है, ना पाई की वैल्यू पुट करनी है। सीधा एच की वैल्यू हमें 18 गिवन है, ठीक है। तो वो इसमें पुट कर देंगे हम, और सीधा एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? 924 इंटू 3 अपॉन 18। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है। एसएससी ऐसे ही क्वेश्चंस दे रही है, ऐसे भी दे रही है, और थोड़ा सा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और इसमें कुछ नहीं है, फिर आपका सबको ही आता होगा ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ फिर क्या करना है, फटाफट से यहाँ कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है। तो या तो आप सीधा काट दो 6, और ये किससे कट जाएगा? 154। तो इसका आ गया आंसर 154, ठीक है। तो या तो आपने ये इससे ऐसे सॉल्व कर दिया, या फिर आप क्या करो कि हाँ, एरिया आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा कि आपने कैलकुलेशन कितनी जल्दी सॉल्व की, क्योंकि ये सबको ही पता होगा कि इसका कैसे हमें एरिया की वैल्यू, इसमें सॉरी हाइट की वैल्यू गिवन है, तो हमें एरिया फटाफट इसको ऐसे वैल्यू इधर पुट कर देंगे। लेकिन ये तो था सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एसएससी क्या है, हल्का सा चेंज करके अगर आपको नेक्स्ट टाइम दे देगी, ठीक है। हल्का सा चेंज करके कैसे दे देगी कि आपको यहाँ पे एरिया की बजाय सर्कमफ्रेंस पूछ लेगी, कि जो हमारे पास ये बेस है एरिया कोन का, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा ये पूछेंगे, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस तो क्या होगा? 2 पाई आर, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब यहाँ हमें पहले इससे आर निकालना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, तो कितना टाइम आपको लग जाएगा अगर सर्कमफ्रेंस पूछा तो। अगर एरिया पूछा तो ये है, सर्कमफ्रेंस पूछ लिया तो इसके इस केस के लिए हमने एक जुगाड़ निकाला है मतलब इसमें हमने क्या किया कि हमने ऑब्जर्व किया है कि एसएससी जो है वो क्वेश्चंस जो रेडियस वगैरह है वो हमेशा 7 के मल्टीपल्स में दे रही है। मतलब हमेशा नहीं कह सकते, मतलब जनरली ऐसे ही आ रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 7 के मल्टीपल्स में हमें रेडियस देखने को मिल रहा है। या फिर एरिया जो है, मतलब ऐसा ही होगा कि उसमें रेडियस 7 या उसके मल्टीपल्स में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस जो रेडियस है इसके सर्कमफ्रेंस और उसी का एरिया, अगर हमारे पास रेडियस कुछ एक्स है तो उसी रेडियस से उसका सर्कमफ्रेंस और उसी रेडियस से उसका एरिया जो भी होगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो हम मतलब एक टेबल बना लेते हैं उसकी कुछ मल्टीपल्स की, ताकि हमें वो एकदम देखते ही हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें और हमें कैलकुलेट भी ना करना पड़े, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये रेडियस है, ये सर्कमफ्रेंस है, रेडियस सर्कमफ्रेंस, और ये है एरिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 7, 14, 21, 28, 35 और 42। जब ये वाले हमारे पास रेडियस हो तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा, ये हमें एक टेबल बनाना है। तो आप एक काम कीजिए, इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इसको फिर अपने स्टडी टेबल पे के सामने लगाओ और आप एक बार इसको रिवाइज करो डेली, तो आपको ये याद हो जाएंगे कि अगर रेडियस ये है तो उसका सर्कमफ्रेंस ये होगा, एरिया। ये वाला टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा, आई गारंटी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम एक बार इसकी वैल्यूज देख लेते हैं फटाफट से।
ठीक है। तो ये वाले रेडियस के लिए ये सरकमफ्रेंस होगा, ये एरिया होगा। तो जब भी आपको कहीं भी सपोज क्वेश्चन सिर्फ इतना ही मिले, क्योंकि एसएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी दे देती है, सपोज ये मिले कि एक सर्कल है, उसका एरिया हमें है 3850 गिवन है, इसका सरकमफ्रेंस निकालिए। तो रेडियस भी एक बार हम सोचते हैं कि पाई आर स्क्वायर है, चलो पाई की वैल्यू डाल देंगे और हो जाएगा। फिर सरकमफ्रेंस के लिए आप दोबारा 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे आर को, तब आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सब आपको ना करना पड़े उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाला तो सीधा ये हमारे पास एरिया होगा, फिर इसका अगर सरकमफ्रेंस पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, सीधा 3850 एरिया है तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 220। ठीक है, तो एरिया जैसे ही आपने देखा फटाफट से आपने ऑप्शन लगाया। ठीक है, और ये बीच में जो कैलकुलेशंस आपकी होंगी ना उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर ये आएगा कि आप इसको मतलब डायरेक्ट आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 12 इंटरसेक्ट ईच अदर। दो हमारे पास सर्कल है, एक 15 रेडियस है और एक में 12 रेडियस है। ठीक है, ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं और इनके जो कॉमन कोड है इन दोनों की, ये कॉमन कोड होगी दोनों सर्कल्स की। इसकी लेंथ हमें गिवन है 18 और हमें जो निकालनी है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस। अगर ये सेंटर ओ है और ये ओ डैश है तो हमें ओ डैश की लेंथ निकालनी है। ठीक है, आप इसको ट्राई करें पहले, फिर मैं बताऊंगी और उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन कोड की लेंथ हमें कितनी गिवन है 18। फिर इस सर्कल में आप देखो, इसको मैं अलग से बनाती हूँ। ये एक सर्कल है 15 जिसकी रेडियस है, ये है इसका कोड, ये इसमें कोड है। ठीक है, और यहाँ सेंटर से ये वाला जब रेडियस हमने बनाई और ये ऐसे बनाई कि ये 90 डिग्रीज एंगल हो, तो यहाँ क्या होगा कि जब सेंटर से कोई लाइन किसी कोड पे 90 डिग्री एंगल बनाती है तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करी है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों साइड जो मतलब बाइफिकेट कर देगी इसको दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये 18 है तो ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। ठीक है, तो हमें अब आगे क्या देखना है कि हमें इनकी लेंथ निकालनी है। तो अब ये वाला राइट ट्राइंगल हो गया, सपोज ये ए है, ये ओ है और ये सी है। तो जो ट्राइंगल है ए सी ओ, इसमें सी एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, 15 स्क्वायर हाइपोटेनस है माइनस 9 स्क्वायर। लेकिन आपको कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 3 4 5 तो इतना बेसिक ट्रिपलेट है तो ये तो सबको ही पता होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया, फिर 6 8 और 10 हो गया। ठीक है, फिर 9 12 और 15 हो गया। ये सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको भी आप याद रख लेंगे ना तो आपका बहुत सिंपल जल्दी से होगा। जैसे अगर इसको याद ही आप कर लो तो फटाफट से यहाँ 12 ही आ जाएगा, या तो या फिर ये वाला तो ट्रिपलेट सबको ही पता होता है। ठीक है, तो ये 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो फिर एक 5 है, एक 3 आ गया हमारे पास, तो जो थर्ड साइड होगी वो 4 आ जाएगा और ये सब 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है आपको अगर किसी राइट ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई, 12। अब हमें निकालनी है ये वाली साइड सी ओ डैश। इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो ये 3 इंटू 4 है और ये 3 इंटू 3 है, तो ये वाला 3 इंटू 5 होना चाहिए ट्रिपलेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे बेस 5 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। इसमें हम क्या कर देंगे, ये वाला हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 9 है, तो 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब यहाँ भी आप 12 स्क्वायर को 144 माइनस 81 लिख के सॉल्व करेंगे, फिर उसका रूट करेंगे। ऐसे नहीं करना आपको, इधर भी आपको हमेशा और हमेशा आप क्या करेंगे कि जब भी आपको थर्ड साइड निकालनी होगी
तो या फिर आपको ये चेक करना होगा कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। सपोज हमें 3 साइड दे दी, एक 7, 24, 25 ऐसे दे दिया। हमें पता करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप 7 स्क्वायर प्लस 24 को ऐड करके देखोगे, फिर इनको खोल के ऐड करोगे तो 625, फिर उसका रूट करोगे तो 25 बोलोगे, हो गया। ऐसे नहीं करेंगे हम। चेक जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कर लो, तो ये थर्ड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी करके। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी करके ये लगा देंगे। तो इसको क्या करो, एक बार माइनस करो तो 1 आ गया, एक बार प्लस कर दो तो 49 आ गया। और 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास जल्दी से हो जाता है इससे। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए तो एक बार माइनस करो 1, एक बार प्लस करो 49, तो हमारे पास पता चल जाएगी। ऐसे ही ये वाला मेथड हम इसमें लगाएंगे। 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, तो एक बार माइनस करो तो 3 और एक बार प्लस करो तो 21, तो ये आ गया रूट 63। ठीक है, थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई है, रूट 63। और 63 क्या होता है, 9 इंटू 7, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 7, तो ये आ जाएगी 3 रूट 7। तो ये पूरी ओ डैश हमारे पास क्या आ गई, 12 प्लस 3 रूट 7। ठीक है, समझ आया आपको ये बात क्या बोली मैंने, कि आपको इसमें भी आपको सबको मेथड पता होगा कि भाई ये हमें थर्ड निकालनी है, इधर से थर्ड निकालनी है, लेकिन आपको निकालना कैसे है, जल्दी कैसे निकालना है, उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि या तो आप ये ट्रिपलेट का वाला देख लो, और या फिर आप इनको ऐसे माइनस करके करोगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये हमें गिवन है 3 रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 2 रूट 2 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 वाई ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हमें वैल्यू, और हमें निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है वो हमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन इसमें, सॉरी मैं, 12th क्वेश्चन का फिर आंसर क्या आ गया, डी आ गया इसमें। ठीक है, अब हम 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा क्या था ये आपको समझ तो आया ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन को चेंज करना भूल गई थी। 12th क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये आप एक बार 12th क्वेश्चन पढ़ लें दोबारा एक बार या तो। ठीक है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस ये हमें गिवन था और हमें डिस्टेंस निकालना था, वैसे मैंने आपको बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसको ट्राई करो पहले तो आप। इसमें क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इसमें कैसे करेंगे कि ये वाली हम इसको थोड़ा सा वो देखेंगे कि हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है क्या ये, कैसे रूट थ्री एक्स को 3 रूट 3 एक्स को हम रूट 3 एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम रूट 2 वाई का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। तो बस हमें अब इसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो इसको हम देखेंगे तो ए माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, और ये वाला बस वैल्यू हमें इसमें लिख देंगे, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहीं से कैंसिल करो इसको। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या होगा, ए हमारे पास क्या है रूट 3 एक्स, तो स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास क्या है रूट 2 वाई, तो यहाँ 2y स्क्वायर, प्लस ए बी हमारे पास क्या है रूट 3 और रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 6xy। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ, प्लस रूट 6xy। ठीक है, अब हमें क्या रह गया, बस इन दोनों को कंपेयर कर दो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी रूट 6, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास इसमें आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे ये वाली वैल्यूज। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास माइनस भी हट जाएगा ना, 6 आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे 6, प्लस सी स्क्वायर जो है उसको हम लिखेंगे 4, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 4 7, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें बस आपको क्या है, हमें बस ये पहचानना है कि ये आइडेंटिटी कौन सी है, और फिर उसको बस वैल्यूज कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 7A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपको जो भी डाउट्स हो इन क्वेश्चन में आप कमेंट कर देना, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Simple interest on a sum is 7/2 years is on 10% per annum is 2940। तो हमारे पास हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में, टाइम हमारे पास है 7/2 years, ठीक है। फिर रेट हमारे पास है 10%, और फिर एस आई इसका गिवन है 2940, ये है हमारे पास एस आई की वैल्यू, ठीक है। तो ये एस आई क्या होता है हमारा, कि किसी प्रिंसिपल पे कुछ हमने इंटरेस्ट और कुछ ईयर के लिए लगाया, तो हमारे पास उसका जो इंटरेस्ट बना वो हमारे पास हुआ 2940, ठीक है। किसी प्रिंसिपल पे ये एक अमाउंट पे ये हमें मतलब इतना हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो अगर हम एस आई परसेंट निकालना चाहे, मतलब कि 100 रुपए पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो निकालना चाहे, तो उसकी वैल्यू होती है टाइम इंटू रेट परसेंट, ठीक है। अगर 100 पे हम देखें कि जिस हिसाब से आपने रेट लगाया है उसमें 100 में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो होता है टाइम इंटू रेट परसेंट, इसको याद रखना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आई परसेंट क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 10, तो हमारे पास आ गया 35%। तो यहाँ एस आई परसेंट हमारे पास आ गया 35%, तो 2940 की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। तो 100 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है। 35 जो है हमारा पर 100 पे था, तो इसलिए हम 100 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो इससे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है प्रिंसिपल की वो आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सपोज 7 से काटा 5, 7420, 5 तो 84, तो ये 84 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। इससे हमने प्रिंसिपल निकाला है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर सेम यही प्रिंसिपल हो और रेट भी यही हो, तो उसके लिए हमें 5/2 years का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हमें इसमें जो डाटा गिवन था वो एस आई के लिए गिवन था। अगर हमें खाली ये सपोज 3 years के लिए दे देते या फिर 2 years के लिए दे देते, तो हम एस आई को सीधा 3 या 2 से डिवाइड कर लेते, तो 1 साल का हमारे पास एस आई ही आ जाता, तो उसको हम यूज करके सी आई में ले लेते। लेकिन यहाँ हमारे पास 7/2 years का गिवन था, इसलिए हमने प्रिंसिपल पहले निकाल लिया और फिर हम यहाँ निकाल देंगे। अब इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकालना है जैसे भी निकालो, ठीक है। फिर प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे निकाल लिया हमने 8400। अब 10% से ही 5/2 years का हमें निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास इतने सारे मेथड्स होते हैं, कम से कम 5 मेथड हमारे पास हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम सभी मेथड से देखेंगे, और हमारे पास क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में सारे ही मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में हमें जल्दी ये क्वेश्चन करा देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कराएगा जल्दी वो भी मैं बताऊंगी आपको, और बाकी जो मेथड्स होते हैं वो भी मैं बता दूंगी, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस में भी उनको यूज कर पाए, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला जो मेथड है, अगर आप सीधा इसका जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है सीआई का उसमें भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहले में आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टी जो है ये क्या होता है, 2.5, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो 2.5 मतलब 2.5 साल का हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2.5 साल वगैरह डालेंगे ना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे। कई बार ये भी काम आ जाता है, ठीक है। बेसिक तो आपको हर एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके बेसिक से ही सॉल्व होते हैं, कोई ट्रिक नहीं लगती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका तरीका है, तो हमारे पास 2.5 साल है, ठीक है। 10% रेट है, तो फर्स्ट ईयर का पूरा पूरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगाना तो 10%, सेकेंड ईयर में पूरा सेकेंड ईयर का लग रहा है तो 10%, और थर्ड ईयर में जो है हमारे पास आधे साल का लग रहा है, पूरे 3 साल का नहीं हो रहा है, तो इसको पहले ही हम देख लेंगे कि थर्ड ईयर में हमें 5% वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। रेट की 5% वैल्यू है, तो इसको पहले ही हमने ऐसे देख लिया। तो फिर ये वाला मेथड भी हमें पता ही होता है कैसे करना होता है। 8400 को 100 एंड ये पहले ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड का आधा ईयर, तो 105 हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे।
फाइन। और इससे हमारे पास जो आएगा वो अमाउंट आ जाएगी, फिर उसमें से हम ये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा इस टाइप से भी आप लोग करते होंगे जनरली क्वेश्चंस, तो इसमें भी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, कई क्वेश्चन में जल्दी भी इसको सॉल्व हो जाता है, जैसे कुछ नंबर जैसे हो जो जल्दी कट जाए इसमें तो सीधा ही आंसर आ जाए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमें कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी, इसलिए हम ये मेथड भी यूज नहीं करेंगे। थर्ड मेथड फिर इसका जो हम देखेंगे, जो आप लोग को ये भी पता होगा, 10%, 10% और 5% है। तो आप 10 से पहले फर्स्ट ईयर में 11 हो गया, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में भी 10 से 11 हो गया, और थर्ड ईयर में 5% है, 5% होता है 1/20, तो थर्ड ईयर में 20 से 21 हो गया। फाइन। तो फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2000 की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगी 21 इंटू 121 करके। और हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, 8400 की वैल्यू, 2000 की वैल्यू हमारे पास 8400 है, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। तो फिर कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है उसको नीचे और जो नहीं गिवन है उसको ऊपर, और ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखो कितनी कैलकुलेशन हो रही है। फाइन। तो इस क्वेश्चन के लिए ये भी सुटेबल नहीं है, लेकिन ये मेथड्स आप देखो, कहीं कई कई जगह ये आपको बहुत इजीली करा देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट मेथड जो इस क्वेश्चन का है वो है कि आप हर एक ईयर का अलग से निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल ये है हमारे पास, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इनका हम अलग अलग लेके ये निकालेंगे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, 10% है, पहले साल में 10% था, तो ये कितना हो जाएगा 840। सेकेंड ईयर में भी 10% रेट है, तो इसका 10% 840, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका भी 10%, तो 84। फाइन। थर्ड ईयर में हमारे पास 5% है, तो इसका 5% क्या होगा, 420। 420 कैसे फटाफट निकाले, 10% क्या होगा 840 और 5% उसका आधा, तो 420। ठीक है, फिर इसका 5% होगा 42, इसका 5% 42 और इसका 5% हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो ये भी मेथड ठीक है, इसमें कर सकते हैं। फिर इसको आप ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, तीनों का आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा सीधा। ठीक है, कोई अमाउंट नहीं आएगी, कोई माइनस नहीं करना हमें। फाइन। तो ये अगर इनको ऐड करेंगे तो 840, ये 4924 और इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, यहां से हमारे पास डायरेक्ट आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया 2227। तो अप्रोक्सीमेट है 0.2 है खाली, तो इसमें सारी ऐसी वैल्यू गिवन है तो हम इसका निकाल देंगे 2272। तो एक तो आपके पास ये मेथड हो गया, ये हमारे पास फोर्थ मेथड था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन ये वाला जो मेथड है ये जनरली कौन से टाइप के क्वेश्चन इजीली कराता है, जब हमारे पास रेट जो है वो फ्रैक्शन में गिवन हो, जैसे 14/2 अगर हमें कहीं दे दी वैल्यू, तो उस केस में ये वाला मेथड काफी इजी होता है। जहां भी आपको फ्रैक्शन दिखे तो आप सीधा ये मेथड लगा दें। ठीक है, फिफ्थ मेथड अब हम इसका जो देख रहे हैं और जो इस क्वेश्चन के लिए है वो है इफेक्टिव रेट का मेथड। इफेक्टिव रेट वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए ही इजी मेथड रहता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि 10%, 10% और 5% है हमारे पास वैल्यू। तो पहले इफेक्टिव रेट 2 साल का क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 21। और फिर थर्ड ईयर तक का निकालेंगे तो 21 + 3 + 21 × 3/100। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2.5 साल का निकल के आ जाएगा। क्या आएगा इसमें, 24 + 21/20 और ये हो जाएगा 25.05। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। सॉरी, यहाँ पे 5 रेट है हमारे पास, 5% रेट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 + 5 26
प्लस 1.05 तो हो जाएगा 27.05%। तो ये हमारे पास इफेक्टिव रेट आ गया पूरे 2.5 साल का। ये यहाँ पे भी ये वाली चीज तो आपको पता ही है कि जैसे ये देखा 21 लिखा, और ये भी फटाफट से क्या है, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन हमारी है इस क्वेश्चन में। फिर ठीक है, फिर 8400 का हम जल्दी से क्या कर देंगे, ये 27.05% निकाल देंगे बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमें पता ही है हमारा क्या आ जाएगा, 2272.20 जो हमारा आया था वैसे आ जाएगा। तो फिर हम खाली ये लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है और इतनी तो आपको हर एक क्वेश्चन में करनी ही पड़ेगी। फाइन, तो इसके लिए हमने बताया कौन सा इफेक्टिव मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए इसको। हर एक क्वेश्चन के आपको जितने मेथड हो ना वो सब आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं होता कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना पड़ जाए। आप सोचेंगे कि हम मैंने एक मेथड से सीख लिया इजी है, जरूरी नहीं आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वही मेथड से आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 6 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 9। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम सिर्फ क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये प्लस करना है, माइनस करना है। तो इसमें भी लेकिन हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। और वो किस वजह से होती है, क्योंकि हम पूरा एक साथ ऐसे सॉल्व करने लग जाते हैं। हमें क्या करना है, इसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के करो, ताकि अगर कहीं भी हमारे पास फाइनल सोल्यूशन अगर गलत आ रहा है तो हमें फिर चेक करने में ईजी हो जाए कि बस एक पार्ट चेक कर लिया। सपोज इसका पहले अलग से लिखा हमने, हमें लग रहा है नहीं डिनोमिनेटर में कुछ गलत वैल्यू आ रही है, तो फटाफट से बस ये चेक कर लो, तो आपको चेक करने में भी ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर को देख लेते हैं क्या होगा। सब तो बॉड मास हम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ऑफ है हमारे पास, तो 4 इंटू 4 को पहले लेंगे, क्या होगा 16, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। फिर यहाँ 16 आ गया तो 4 डिवाइडेड बाय 16 क्या होगा 1/4, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 हो गया, और फिर 1 को ऐड करना है 4 से, तो नीचे आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। फिर उसके बाद ऊपर हम देखें तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 डिवाइडेड बाय को ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर भी। ठीक है, तो ये क्या आएगा -1, -1 आ जाएगा ये, और -5 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कट जाएंगे, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे से हमारे पास क्या आ गया +5। अब इसको फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई। इसमें मत ऐड कर देना पहले, इसमें मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40। फिर उसमें हम 40 में 5 इधर ऐड कर देंगे और इधर 9 कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आ गया 54। अब हमें ये पता है कि यहाँ इसमें कुछ गलती होगी, तो 54 गलत है तो इसमें चेक करो, यहाँ कुछ गलती है तो इसमें चेक करो। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा 3 डिवाइड बाय, तो इसको नीचे ले जाओ, इंटू 5, तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 1/90 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया डी 1/90। ठीक है, ये समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है ABC। ये ट्राइंगल हमें गिवन है AB और C। ठीक है, डी और ई पॉइंट्स जो हैं AB और AC पर ऐसे हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से पॉइंट्स है D और E कि हमारे B और C जो है वो दोनों पैरेलल हो गए। ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो गई, इसके। DE और BC का रेशियो, DE और BC का रेशियो हमें गिवन है 3/5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। याद रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का पूछा है, पूरे ट्राइंगल का नहीं पूछा। ठीक है, तो इसको हम, ये 3 है हमारे पास, तो ये 5 है। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है, तो इसका हमें पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया अगर इस ट्राइंगल का देखें ADE का, और नीचे इस पूरे ट्राइंगल का देखें एरिया ऑफ ABC, ये क्या होता है, जो हमारे पास इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स होती है उनका स्क्वायर।
रिस्पेक्टिव साइड्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है? जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होना चाहिए, तब ये चीज हम लिख सकते हैं। तो इसमें सिमिलरिटी होगी, ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये कॉमन है ही एंगल। वैसे तो हमें दो एंगल हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन इसमें तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए हैं? सिमिलर हो गए हैं, इसलिए हम ऐसा लिख पाते हैं। अगर सिमिलर नहीं है तो हमें ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/25। तो ये हमारे पास क्या होगी? इसकी वैल्यू 9 है इस ट्राइंगल की, और इस पूरे की वैल्यू 25 है। तो क्या 25 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 16, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास है ए डी ई सी बी, इसका क्या आ गया? 9/16 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सिमिलैरिटी देख के इसमें सिर्फ ये वाली चीज लगानी थी, फाइन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इनमें कैसे थोड़ा सा भी डिफरेंट अप्रोच या फिर कैसे आप थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आप पढ़िए क्वेश्चन को और खुद सॉल्व करके देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन में गिवन है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है हमें दो। कंसेंट्रिक मतलब जिन दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। सपोज ये एक सर्कल है और दूसरा इसका कंसेंट्रिक सर्कल ये होगा, ठीक है। उनका रेडियाई कितना है? 15 एंड 9। ये 15 है और ये 9 है, ठीक है। What is the length of chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle? हमें एक ऐसी कोड की लेंथ निकालनी है, बड़े सर्कल की वो कोड है और छोटा सर्कल जो है इसके वो टेंजेंट है, ठीक है। इसकी टेंजेंट है और इसका कोड बन गया, ठीक है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो रेडियस जो होता है एक सर्कल का और टेंजेंट जो होता है वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्रीज। अब ये देखो ये भी तो रेडियस है बड़े का 15, ठीक है। तो ये उसका रेडियस होगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि ट्रिपलेट्स का वैसे बन रहा है 3x5 3x3, तो ये 3x4 क्या हो गया? 12। लेकिन ये आया इतना पार्ट। अब ये वाला पार्ट हमें कईयों को ये तो पता होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि आपके सेंटर से किसी भी कोड पे अगर एक लाइन परपेंडिकुलरली उसको परपेंडिकुलर बना रही है तो वो उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये भी 12 हो गया, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 24, ठीक है। ये वाला जो है इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 18। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकी क्या है रेशियो? 2:3। ये इनकम की रेशियो है, ठीक है। और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो में गिवन है 1:2। फाइन। ये इनकम की और ये एक्सपेंडिचर की हमें रेशियो गिवन है। तो ये क्या है? इसको हम 2x और 3x लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1y और 2y लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो में ऐसे ही तो होता है ना। तो इसकी इनकम की वैल्यू ही 2x आ गई और उसकी 3x आ गई और उसका एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन होता है, ठीक है। इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी का जो एक्सपेंडिचर है इसका 90% जो है वो किसके इक्वल होगा? इनकम ऑफ ए की इनकम के इक्वल होगा, ठीक है। तो 90% ऑफ 2y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं हम, ठीक है। 90% ऑफ 2y इज 2x, ये हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा? y और x की रेशियो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये इससे कट गया तो ये 10/9 आ गई हमारे पास रेशियो, ठीक है। y/x की रेशियो आ गई, तो y की वैल्यू 10 पुट कर दो, 9 x की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? 18 और ये क्या बन जाएगा? 27। ये बन जाएगा y से मल्टीप्लाई किया तो 10 और ये बन जाएगा 20, ठीक है। ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है,
तो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 8 और ये आ गया 7, तो आपकी रेशियो आ गई 8:7। ठीक है, इसमें क्या किया, x लेके y लेके कर लिया, जो रिलेशन हमें गिवन था उसको पुट किया, y और x की वैल्यू की रेशियो आ गई। तो फिर इसको डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे, फिर क्योंकि हमें फाइनली रेशियो ही चाहिए इसलिए हम डायरेक्टली पुट कर पा रहे हैं। ठीक है, फाइनली हमें सेविंग्स की रेशियो ही चाहिए, तो फिर इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यूज हमने डाल दी और फिर वो उसका माइनस कर दिया, तो सेविंग्स आ गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आज आपकी लाइव वीडियो नहीं हो पाई तो मैं आपके कमेंट्स तो कैसे ही देखती, इसलिए आपके डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखना और इसको शेयर कर दो सब। ठीक है, लाइक जरूर करें इस वीडियो को अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और हमें क्या निकालनी है वैल्यू, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये ट्रिग्नोमेट्री का, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन है। तो या तो आपको कैसे कर लोगे, थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो इसको आप क्या करो, थीटा की वैल्यू क्या आ गई इससे हमारे पास 60 डिग्री, इन सब में 60 पुट कर लो। ठीक है, 60 पुट कर लेंगे बहुत, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो इसका हो जाएगा 3/2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो सीधा साइन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू पुट करेंगे, तो 3/2। ठीक है, 1 माइनस करके 1/2 करके लिखेंगे तो ये हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, √3/2 होता है तो ये 3/4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, इसकी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ये दिखा, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 9/16 और नीचे है 3/4। तो यहाँ 64 में से 9 माइनस किया तो 55/16 और ये 3/4। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने कहीं कैलकुलेशन में। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हम स्क्वायर किया तो 4 आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये भी यही आ गया, प्लस ये उल्टा हो गया इसका 4/3 प्लस 2। ठीक है, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया इसको सॉल्व करके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो वैसे तो यही सही है, 60 पुट कर लो आप। क्या एक और क्या चीज कर सकते हो, कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि साइन का फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दो। ठीक है, वो यही चीज आती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खाली इसमें इस वैल्यू से 60 पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज 0, और थीटा की वैल्यू हमें 0 से 90 के बीच में लेनी है। तो 4 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, 4 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हमें। ठीक है,
तो हमें ये चीज गिवन है तो इसको कंसिडर करना है। हम कई बार ये देखते नहीं है और इसमें फटाफट से कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है देने का कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 हम इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, लेस देन इक्वल टू होता तो हम कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली लेस है तो हमें ये वैल्यूज पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो फिर अब या तो आप इसमें देख लो कि कौन सी वैल्यू पुट करने से आएगा। तो थीटा को हम अगर 60 कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास, इसमें 60 पुट किया तो पूरा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कई बार हम नहीं पकड़ पाते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो या तो इसमें सीधा 60 पुट कर दिया, या फिर अगर नहीं पता चल रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 3 कॉस थीटा, और ये -1 + 2 + 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 1/2, ठीक है। एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन वो हम कर लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि थीटा कॉस थीटा जो है 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, इसलिए दूसरी वैल्यू को हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1/2 को ले लेंगे। और ये 1/2 पे फिर हमारे पास आएगा थीटा इज 60 डिग्री, फिर हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 × 2/√3 प्लस 1/√3, तो ये आ जाएगा 9/√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/√3 को हम लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समझ आया ये आपको? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके डाउट जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, हमें बोला है A इज एज एफिशिएंट एज B प्लस C, ठीक है। A जो है वो उतना ही एफिशिएंट है जितना B और C है एफिशिएंट, ठीक है। हमें फिर दूसरी चीज क्या गिवन है, वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज। A और B जो है वो मिलकर 36 डेज में काम करते हैं, ठीक है। और C जो है अकेला 60 डेज में काम पूरा कर देता है, ठीक है। A और B मिलके करें तो 36 डेज में पूरा कर देंगे, और C जो है वो 60 डेज में अकेला। तो इसमें हमें फिर पूछा क्या है, A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। फिर इसमें हमें बोला है कि A और C ने जो है 10 दिन तक काम किया, उसके बाद जितना भी बचा हुआ काम था वो B जो है अकेला कितने दिन में कर देगा, ये हमें निकालना है। जो बचा हुआ काम है, इनके 10 दिन तक इन्होंने काम कर दिया, फिर B आया, उसको सारा काम करना पड़ा, तो वो कितने दिन में वो काम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एलसीएम ही ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ये तो जैसे छोटे नंबर, लेकिन बड़े नंबर अगर आ जाए तो हम कैसे करते हैं कि इसको 6 × 6 लिख सकते हैं, इसको 6 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास 6 आ गया, और दूसरा एक और 6 ले लेंगे, और ये 5 ले लेंगे, क्योंकि एक 2 इसमें आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। तो जैसे फिर ऐसे करने से क्या होता है कि एक तो आपको एलसीएम वैसे नहीं लेना पड़ता बड़े तरीके से, और दूसरा आप जब यहाँ पे ये वैल्यूज इनकी लिखेंगे, इनको डिवाइड करके, तो आप जल्दी से लिख देंगे। कैसे 36 क्या होता है 6 × 6 बचा 5, 60 क्या होता है 6 × 10, तो एक 6 हो गया, एक 10 के लिए एक 2 इसमें से ले लिया, तो बचा 3 हमारे पास, ठीक है। तो A प्लस B की एफिशिएंसी 5 आ गई और C की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो अब हमें ये बताओ कि A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 हो जाएगी। A प्लस B की 5 और C की 3, तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी 8 हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये वाला यूज करेंगे जो हमें गिवन है, A और B प्लस C की एफिशिएंसी सेम है। इसका मतलब कि जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है एफिशिएंसी, और इन दोनों की मिला के 8 है, ठीक है। तो A की अकेले की कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, A प्लस B की 5 है, A की 4 है, तो B की क्या 1 आ जाएगी, ठीक है। ए की हमने यहाँ से हाफ लेके निकाल ली, और A प्लस B की 5 है, तो B की 1 आ गई। तो हमारे पास C की आ गई, A की आ गई, B की आ गई, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या बोला, A प्लस C ने 10 दिन काम किया है, तो इन दोनों ने मिलके कितना हो गया 7 × 10, तो इन्होंने 70 काम कर दिया, ठीक है।
फिर बचा कितना काम, ये क्या हो जाएगा 180। तो 180 में से 70 माइनस किया तो 110 काम बचा, जो कि बी की एफिशिएंसी 1 है वो करेगा, तो वो कितने डेज में कर देगा 110 डेज में। ठीक है, 110 डेज में वो काम पूरा कर देगा। समझ आया आपको? ये डी लिखा है मैंने। फाइन। तो इसमें क्या किया, इस चीज को यूज किया हमने, पहले इन दोनों का निकाल लिया एफिशिएंसी, फिर इनको ऐड कर दिया, फिर हमें यहाँ से पता था कि ये इसकी और इसकी एफिशिएंसी सेम है, तो इसका हाफ आ गया इधर, और फिर a प्लस बी की 5 थी तो b की आ गई 1, और c की हमें गिवन है, तो उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था आज की क्लास का। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिसेंट के ही हैं, टीसीएस पैटर्न के ही क्वेश्चन है, ये टीसीएस के ही दिए हुए क्वेश्चन हैं 2018 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, साथ साथ डायग्राम बनाओ, क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन की, बहुत साथ साथ डायग्राम बनाओ। ए बी हमें 7, बी सी इज 24 एंड ए सी इज 25। ठीक है, तो इसको वैल्यूज को देखते ही आपको क्या लग रहा है कि ये कैसा ट्राइंगल होगा? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ना, उससे क्वेश्चंस हमें काफी करने में इजी होते हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में यही चेक करते हैं कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है कि नहीं। तो यहाँ से देख लेते हैं, एसएससी जनरली राइट एंगल ट्राइंगल ही देती है, तो आपको अच्छा होगा कि आप वही देख लें एक बार। ठीक है, तो 25 मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि इसको ऐसे ऐड ना करके बड़े वाले को और एक एक कोई भी छोटे वाले को लेके वो कर लो। इसकी आइडेंटिटी क्या लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम फटाफट से क्या निकालेंगे, 25 माइनस 24, एक बार किया माइनस, एक बार किया प्लस, तो ये 49 आ गया, इसका रूट क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और एंगल कहाँ होगा, ये होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड 25 जो है वो हाईएस्ट है, और हाइपोटेनस हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमें गिवन है कि G इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है जब भी हम मीडियन बनाते हैं पूरे सर्कल, सॉरी ट्राइंगल की सारी मीडियन जहां जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, मीडियंस है। फाइन, अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो जी, इफ जी इज अ सेंट्रोइड, लेंथ ऑफ बी जी, ये लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमारे पास आप ये देखें, ये 25 है, तो मैंने आपको पहले बताया था मीडियन की, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 25.2। ठीक है, पूरा बी डी की, सपोज ये डी ले लेते हैं, तो बी डी की वैल्यू 25.2 हो जाएगी, और ये बी डी जो है ये सॉरी जो सेंट्रोइड होता है वो आपकी पूरी मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रोइड पूरी मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो बी डी है वो 3 की वैल्यू हो गई क्या इन दोनों को ऐड करके, तो ये बी डी हमारे पास 3 की वैल्यू है, तो बीजी की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, बी डी हमारे पास 3 की वैल्यू है, तो हम 2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें बी डी हमने निकाल लिया, तो 25.2 किसकी वैल्यू है 3 की, और हमें निकालनी है 2 की, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये आ गया 25/3, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 25.3 इसकी वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आज का। ठीक है, समझ आ गया ना सबको कि ये 2:1 में होता है, तो पूरी लेंगे तो ये 3 हो जाएगी, और जब हमें इतने का वैल्यू निकालनी है तो वो 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो बस 25.2 को 3 की वैल्यू गिवन है, तो 2 की निकालेंगे तो 25/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप और ट्राई करिए इसको सॉल्व करने के। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ सेम है और वो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है। ठीक है, तो ये सपोज एक फर्स्ट ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, और ये पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है,
और उनकी लेंथ सेम है, तो सपोज इसकी x अगर लेंथ है तो दोनों की x हो जाएगी लेंथ, ठीक है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पहली की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सही। ठीक है, तो इसमें हम क्या, ये हमें लेंथ गिवन है 54 और 42, फाइन। तो इसमें हम क्या और क्या गिवन है हमें कि जो फास्टर ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। फास्टर ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो मतलब किसी चीज को आप क्रॉस कर रहे हो तो आप उसकी लेंथ को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने इस बोर्ड को 63 सेकंड में क्रॉस कर लिया तो मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जितनी इस बोर्ड की लेंथ है, ठीक है। तो हमारे पास हम इसमें क्या देखेंगे फिर, सारी रिलेटिव डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, मतलब डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, वो क्या है, जो लेंथ है दूसरी ट्रेन की, ठीक है, वो उसको ओवरटेक कर रही है तो उसकी लेंथ उसने कवर करी है। फिर रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या होती है, जब सेम डायरेक्शन में हमारी स्पीड्स होती हैं तो वो हमेशा माइनस होती है। तो ये कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, और टाइम हमें गिवन है कितना, 63 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 12 इंटू 63 हमारा डिस्टेंस है, लेकिन ये हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड के लिए कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। 5/18 से कैसे, किलोमीटर को मीटर में किया 1000 से, और सेकंड सॉरी आर को मिनट्स में किया तो 3600, तो इसको काटेंगे तो 5/18, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली ये याद रखते हैं कि इसको 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 210 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। हमें क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों की लेंथ सेम है तो इसलिए दोनों की लेंथ क्या आ गई, 210 मीटर्स, ठीक है। हमें मीटर में पूछा है ना, इसलिए हमने किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें किलोमीटर्स में ही लेंथ किसी चीज की पूछी है तो हम सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करके पूरा किलोमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ठीक है, 24 जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18 इज इक्वल्स टू, ये कितना है, 2 × 2b प्लस 28c माइनस a, और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो है 3a प्लस 2b प्लस 7c की, ठीक है। ये हमें वैल्यू निकालनी है और ये हमें वैल्यूज गिवन है, मतलब ये हमें जो इक्वेशन है गिवन है। तो इसमें ऐसी इक्वेशंस में हम क्या करते हैं कि या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो कि भाई ए की कोई वैल्यू पुट करी, बी की, सी की, इनकी कोई, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ कितने हैं, 3 है, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 1 है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है ना, तब तो हम इसकी वैल्यू खुद से पुट नहीं कर सकते, हमें इन दोनों को सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। अगर 3 वेरिएबल हैं तो उसके लिए 3 इक्वेशन ही होनी चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही गिवन है इक्वेशन, तो उसमें हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं और दोनों को देख लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में या तो आप हिट एंड ट्रायल से कोई भी करके देख लो, या फिर इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका होता है, इसको देखते ही आप कैसे करें कि इसको जो है इक्वल्स में हमें 0 लाना है, तो इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम उठा के जो इक्वल टू के इधर था इधर ले आए तो पूरा माइनस में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होता है कि a का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो उसको क्या करते हैं, माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ a इस साइड जो है, ठीक है, इसका कोफिशियंट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोफिशियंट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, ये डॉट है।
कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ए का जब भी हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ए का कितना कोफिशिएंट है, माइनस के साथ लगा देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम ए के लिए लिख देंगे। ऐसे ही बी का भी क्या करेंगे, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सी का भी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, पहले तो माइनस है ही, फिर कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ और यहाँ पे 2 है, ये अंदर प्लस हो गया तो ये वाला माइनस तो बचा ना, 3 माइनस आ गए। फिर नीचे है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। फिर बी में लगाएंगे, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है यहाँ पे, -2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे माइनस प्लस सॉरी प्लस और माइनस प्लस हो गया तो +4 आ जाएगी। नीचे 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे इंटू 4 लगा देंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। ऐसे ही सी का हमारे पास माइनस, कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है इधर 28 इंटू 2 और वो भी माइनस में, तो एक माइनस और इधर है तो प्लस हो गया ये, और ये कितना आ गया 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या है 49। ठीक है, इसको हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 4/7। ठीक है, 4/7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, तो हम इसमें पुट कर देंगे, क्या आएगा 3a क्या है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, 3a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -1, b की 1/2 और c की 4/7, तो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस c इंटू 4/7। ठीक है, तो ये आएगी -3 + 1 + 4, c की वैल्यू हमने लगाई थी 7 है, 7 है तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया 4, तो -2 + 4 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें मेजरली क्या पता होना चाहिए था, वो जो हम मैंने बताया क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ये हमें इससे फटाफट से आपने देखा, आपको इधर लाने की भी जरूरत नहीं, आप अगर माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो उधर से आप एक माइनस एक्स्ट्रा कंसिडर करके चलो, और ए की निकाली, बी की, सी की, हमारे पास वैल्यू आ गई। हिट एंड ट्रायल करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इससे हमारे पास फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक बार जल्दी से आप खुद से ट्राई करो कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। a + b + c is 5, a² + b² + c² is 27 and a³ + b³ + c³ is 125। तो 4abc की हमें वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, a³ + b³ + c³ ये लगाएंगे इसमें, -3abc is equals to a + b + c into a² + b² + c² minus ab + bc + ca। ठीक है, तो आप एग्जाम में ये आइडेंटिटी मत लिखना, आप सीधा क्या पुट करना, सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज गिवन नहीं है। ठीक है, तो या तो आप सीधा सीधा साथ में लिख दो, कैसे, ये क्या होता है, ये हमें गिवन है 125, हाँ ये हमें गिवन है 125 माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये 5 है और यहाँ पे ये वैल्यू हमें गिवन है 27 माइनस, इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हम ये वाली इन दोनों से यूज करके लिख सकते हैं कैसे, 25 इज इक्वल्स टू 27 + 2, अगर हम इस पूरे को a ले लें, ठीक है, तो ये a हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। ठीक है, तो या तो हम डायरेक्टली इधर ही सॉल्व करके माइनस, या तो अलग से इसको लिख के ले लो, या फिर यहीं पे इसको क्या कर दो, ab + bc + ca की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + b² + c² माइनस a + b + c होल स्क्वायर प्लस b + c होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c² अपॉन 2, ये पूरे पे 2 है। ठीक है,
या तो यहाँ डायरेक्टली आप लिख दो, दिख नहीं रहा तो मैं एक बार इधर लिख देती हूँ। 125 इज इक्वल्स टू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इज 5 और इसकी वैल्यू है 27 माइनस यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 5 स्क्वायर इज 25 माइनस ये क्या होगा 27 है, इधर से आएगा ना उसमें आइडेंटिटी में, और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये जो हमने अलग से निकाला है ना उसको हमने सीधा यहीं लिख दिया साथ में, ठीक है। तो आप ऑप्शन है कि आप साइड में लिख के यहीं पे डायरेक्ट +1 लिख दो, -1 लगा दो, या फिर अलग से लिख दो, ठीक है। तो 27 माइनस ये -1 आ गया था तो ये +1 हो जाएगा। तो 3abc हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 क्या होगा 140। जब भी आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है ना तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज 56 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई मत करो, इसका हाफ कर दो और एक जीरो लगा दो, ठीक है। मतलब हाफ और जीरो क्यों लगाइए कि हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सपोज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम ऐसे ही। तो ये तो बन गया 10 और इसका हो गया हाफ। तो जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना देखो आप तो इसको हाफ करो और जीरो लगाओ, ठीक है। इसलिए हमने इसको हाफ करके 28 आ गया, इसको हाफ करके जीरो लगा दी, ठीक है। दिस माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू माइनस 125। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15/3 इज 5। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, इधर माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4abc क्या हो जाएगा 4abc, यहाँ देख नहीं रहा तो 4abc की जो वैल्यू हमें निकालनी है वो हो जाएगी हमारे पास -5 इंटू 4 दैट इज -20, ठीक है। ये हमें इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो यहाँ बस ये था कि या तो इसको यहाँ यही इसको सॉल्व कर लो ऐसे करके, या फिर इसको अलग से सॉल्व करके बस -1 इधर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, जो हमें गिवन था सिर्फ उसी को यूज करके हमने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं, टीसीएस के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसी के क्वेश्चंस लिए हैं। और ऐसी आगे भी आपके लिए सीरीज आती रहेंगी। हम क्वेश्चन के नंबर्स हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अभी जैसे कल हमने 10 किए थे, आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, तो धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। एक एक वीडियो में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, नई अप्रोचेस मिलेगी, नया सीखने को मिलेगा। और बाकी क्वेश्चंस तो एसएससी इजी पूछती है, हमें इसको बस जल्दी करना होता है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और कमेंट्स जो आपके मतलब डाउट्स हों वो आप इनको कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।